हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो मेमोरी की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले मेमोरी की क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि मेमोरी की यूनिट्स क्या हैं, उनके बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने टाइप की है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए, बिना आप इसको फॉरवर्ड किए आगे तक ना देखें। बिल्कुल आप स्टैंड बाय स्टैंड, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप आप बोल सकते हो, स्लो स्पीड के अंदर देखें, ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिल जाए। ठीक है? कुछ बच्चे स्किप करते हैं कुछ चीज़ों को, फिर वो एग्जाम के अंदर भी वही चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी। यही गलती करते हो आप। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर जो मेमोरी है इसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है? तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? इट इज अ स्टोरेज स्पेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यह कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस है विच इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी का। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो मुख्य रूप से कितनी टाइप की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। कंप्यूटर की हमारी जो मेमोरी है वो दो तरह से होती है। ठीक है? तो दो तरह की हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। पहली जो कंप्यूटर की मेमोरी है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। पहली मेमोरी का क्या नाम है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है? तो आप सभी को पता ही है प्राइमरी मेमोरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी। ठीक है? और जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको हम? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी, इसके बहुत सारे नाम हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको नाम लिखवा देता हूं। प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी बोला जाता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी। क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी यानी कि आंतरिक मेमोरी। इसके अलावा इसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको? सेमी कंडक्टर मेमोरी। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी यानी कि अर्धचालक मेमोरी भी किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसके अलावा इसको बोला जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसको और क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी को मैं आपको सारे नाम लिखवाऊंगा। इसको बोला जाता है बाइनरी मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको? बाइनरी मेमोरी। बाइनरी मेमोरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको बोला जाता है सिलिकॉन मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको? सिलिकॉन मेमोरी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी आप इसको बोल सकते हो, मुख्य मेमोरी बोल सकते हो आप इसको। इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या है? आंतरिक मेमोरी, यानी कि इसको आप आंतरिक मेमोरी बोल सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बनी होती है। मैक्सिमम आपका क्या होता है? सिलिकॉन होता है इसके अंदर ज्यादा मात्रा में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बनी होती है, लेकिन सिलिकॉन ज्यादा होता है, इसी वजह से इसको सिलिकॉन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी कि इसको मेटल ऑक्साइड एमओएस मेमोरी भी बोला जाता है। इसको बाइनरी मेमोरी भी बोला जाता है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? प्राइमरी मेमोरी के हैं। तो मेमोरी हमारी जनरली दो टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो दो टाइप के अंदर ये मैंने जितने भी नाम लिखवाए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण पर्सन है। अब इसके अलावा भी प्राइमरी मेमोरी के और नाम है, इसके अलावा भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी को हम वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है? इसी को बोला जाता है। इसके अलावा इसको टेम्परेरी एंड
परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप लोगों को इसके नाम याद रखने हैं। भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए कि ये इसको क्यों बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक करवाता जाऊंगा आपको ये सारे नाम आपको पता लग जाएगा कि इसको क्यों बोले जा रहे हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके बनते हैं जी। आप इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी बोल सकते हो आप, बाइनरी मेमोरी बोल सकते हो आप इसको सिलिकॉन मेमोरी बोल सकते हो, इसको वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हो, टेम्परेरी एंड परमानेंट मेमोरी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो पहले हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, मैं अगर पूरा का पूरा डायग्राम बनवाऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स का, तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड है आपके 2 बोर्ड छोटे पड़ जाएंगे, इतना होता है ये डायग्राम। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, इसको हम क्यों बोलते हैं, क्यों कहा जाता है इसको प्राथमिक मेमोरी, इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो प्राइमरी मेमोरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो मेमोरी है इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसके बिना अगर आपका कंप्यूटर नहीं चलने वाला, तो इसी वजह से इसको प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी बोला जाता है इसको, मुख्य मेमोरी। ठीक है, इंटरनल यानी कि आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है मदरबोर्ड के कारण इसको। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है ये मेमोरी। ठीक है, तो इन सारी सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी, ये कितने टाइप की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को भूल जाते हैं एक बार, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरी की पूरी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अगर हमारा प्राइमरी मेमोरी हो जाता है तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, अभी देखें प्राइमरी मेमोरी, तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को फर्दर डिवाइडेड किया गया है आगे 2 मेन पार्ट्स के अंदर। एक आपका है जो ये होता है रैम, और एक होता है आपका रोम। ठीक है, ये जो रैम है, इस रैम को हम किस किस नाम से बुलाते हैं, इस रैम को हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। रैम को क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। और रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम के अंदर देखा होगा, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं आपको चीजें। ठीक है, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है, अस्थाई मेमोरी। और इसको बोला जाता है परमानेंट मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको, परमानेंट मेमोरी। तो देखो रैम और रोम। अब हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम जो है वो आगे कितने टाइप की होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे रोम है, वो रोम जो है हमारे पास कितने टाइप की है। तो रैम की अगर बात करें, रैम की हम बात करते हैं, रैम हमारी होती है 2 टाइप की। एक होती है आपकी एस रैम, और एक होती है आपकी डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम। फिर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या है और डी रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो एस रैम का मतलब क्या होता है, एस रैम का मतलब, एस का मतलब बता देता हूं मैं, एस का मतलब होता है स्टैटिक, और रैम का मतलब क्या होता है, रैम की फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस, एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्टैटिक। और स्टैटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर। क्या बोलते हैं, स्थिर।
और डी रैम, डी रैम का मतलब, डी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायनेमिक, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, गतिशील, यानी कि मोशन के अंदर, ठीक है। डायनेमिक, डी का मतलब डायनेमिक, और रैम का मतलब आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। अब देखो आगे, एस रैम और डी रैम। अब डी रैम के आगे फिर टाइप है, अब हम डी रैम की बात कर रहे हैं, तो डी रैम आगे कितने टाइप की होती है ये भी देख लेते हैं। एक होती है इसके अंदर एस डी रैम, क्या होती है, एस डी रैम, ठीक है। और एक होती है आपकी डी डी आर रैम, एक क्या होती है, डी डी आर रैम, और एक होती है आपकी आर डी रैम, आर डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम और एस डी रैम, ठीक है। एस डी, आर डी और डी डी आर, तीन तरह की ये टाइप हैं। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछेगा सबसे पहले आपसे सॉरी, देखो एस डी, एस डी अगर अकेला एस पूछे तो स्टैटिक है, और एस डी दोनों दे रखी हैं, तो फिर एस डी की फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस, एस वाई एन सिन क्रोनस। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, इंग्लिश मुझे बहुत कम आती है। सिंक्रोनस डायनामिक, एस डी का मतलब क्या है आपका, एस डी का मतलब है सिंक्रोनस डायनामिक, और रैम का मतलब आपको अच्छे से पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो एस डी का मतलब हो गया सिंक्रोनस डायनामिक, और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। फिर आगे देखेंगे डी डी आर, डी डी आर की फुल फॉर्म क्या है, वैसे डी डी आर के भी आगे टाइप है, डी डी आर की फुल फॉर्म भी बता दूंगा मैं आपको। डी डी आर के आगे टाइप है, एक होता है डी डी आर वन, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, डी डी आर फोर, इस तरह से। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको वैसे बता देता हूं मैं, डी डी आर रैम जो है इसके चार टाइप हैं, डी डी आर वन टू थ्री फोर, डी डी आर वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछे तो डी डी आर की फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं, डी डी आर की, डी डी आर, इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैं लिख देता हूं यहां पे। इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट, और रैम का मतलब आपको बखूबी पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। तो रैम का मतलब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीडीआर, अगर डीडीआर लगा हुआ है डबल डेटा रेट, अगर एस डी लगा हुआ है, एस डी का मतलब क्या है, एस डी का मतलब है सिंक्रोनस डायनामिक, ठीक है। और अकेला एस लगा हुआ है, अकेला एस, अकेला एस लगा हुआ है तो एस का मतलब क्या होता है हमारा, स्टैटिक, ठीक है। तो याद रखना है आपने। फिर देखते हैं आगे हमारा क्या है, आर डी, आर डी का मतलब क्या है, आर डी का मतलब है रैम्बस डायनामिक, आर डी का मतलब क्या है, रैम्बस डायनामिक, तो इसका मतलब हो गया रैम्बस डायनेमिक। आर डी का मतलब क्या हो गया, रैम्बस डायनेमिक, और रैम का मतलब आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक बार तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म लिख लो आप, मैं एक बार साइड हट जाता हूं और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इजिली। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देखिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर है हमारा रैम के बारे में और रोम के बारे में डिस्कस करना। तो देखो अभी हमने फुल फॉर्म देख ली है, फुल फॉर्म से और टाइप से देख लिया है। तो रैम के टाइप हमने पढ़ लिए हैं, रोम के अभी टाइप हमने नहीं पढ़े हैं, तो एक बार थोड़ा सा रोम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर रैम और रोम के अंदर डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्लियर है। तो पहले तो अब हम रैम के बारे में हमने देख लिया है बखूबी, अब रोम के अंदर देखेंगे कि रोम जो है इसका मतलब क्या होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी,
या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये रोम के नाम है। अब इसके टाइप की बात करते हैं रोम के, कितने टाइप का होता है रोम। जनरली जो रोम है हमारा वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है पी रोम, और एक होती है आपकी ई प्रोम, और एक होती है हमारी डबल ई प्रोम। तो प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। तो रोम के हमारे 3 टाइप हैं, और रैम के मुख्य रूप से 2 टाइप हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के 3 टाइप हैं। अब इनकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर, तो फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फुल फॉर्म लिखवा देता हूं, बाकी डिस्कशन इनके बारे में बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, रैम और रोम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल, और रोम का मतलब आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो पी रोम और पी रोम ये तो कॉमन है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड आया अलग से, ई। इस ई का मतलब मैं बता देता हूं आपको क्या है, इरेजेबल। क्या है, इरेजेबल है। और इरेजेबल के आगे पी रोम है, प्रोम, इरेजेबल प्रोम। और प्रोम का मतलब आपको पता ही है, ऊपर लिख दिया मैंने, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ पे ई प्रोम, ई प्रोम तक तो सेम चल रहा है, सिर्फ एक ई एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला। अब ये वाला जो ई आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकली। क्या है, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, और अब ये वाला ई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इरेजेबल। क्या हो जाएगा, इरेजेबल। और इस पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब हो जाएगा प्रोग्रामेबल। ठीक है भाई, पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल। और रोम का मतलब आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी। अब इनके बारे में डिफरेंस क्या है वो सारा डिस्कशन बाद में करेंगे, एक बार मैंने फुल फॉर्म आपको बतानी थी, वो फुल फॉर्म बता दी। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जो रैम है वो रैम कितने टाइप की है, रैम हमारी 2 तरह की होती है, और रोम हमारी कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। रोम के अंदर पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक एस रैम होता है, और एक इसके अंदर क्या होता है, डी रैम होता है। ठीक है, अब रैम किसे कहा जाता है, रैम के क्या फंक्शन है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो करेंगे। और रोम के अंदर और रैम के अंदर डिफरेंस क्या है, तो रोम और रैम इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों का अंतर समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं रैम और रोम के अंदर बेसिक डिफरेंस हैं क्या, क्वेश्चन जो हमारे पुट होते हैं वो क्या पुट होते हैं। देखिए एक होता है आपका रैम, और एक होता है आपका रोम। तो रैम के बारे में पहला क्वेश्चन तो इनकी फुल फॉर्म से बन जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया इसका, फुल फॉर्म से बन गया भाई। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, रैम को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये नासवान मेमोरी है। वोलेटाइल क्यों कहा जाता है, देखिएगा, इसको समझते हैं। देखो जैसे आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करते ही आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, ऑन करते ही उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट टाइप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपने इस डॉक्यूमेंट को अभी तक कहीं पर सेव नहीं कर रखा है। क्या नहीं कर रखा, कहीं पर भी सेव नहीं कर रखा, और आप टाइप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है, एकदम से क्या हुआ, पावर कट हुआ। ठीक है, पावर कट का मतलब क्या है भाई, हमारी बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट, इलेक्ट्रिसिटी कट गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कट गई, पावर कट हो गया। अगर पावर कट हो गया तो इसके अंदर जो ये डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे थे, जब कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करोगे तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये डेटा कहां सेव था, मेरा रैम के अंदर सेव था। तो रैम कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम के अंदर हम जब तक
पावर सप्लाई देते रहेंगे या रैम को जब तक बिजली मिलती रहेगी तब तक वो अपने अंदर डेटा सेव रखेगी, और जैसे ही पावर कट होता है रैम में से तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। आई थिंक अभी सभी के दिमाग में चढ़ गया होगा कि वोलेटाइल का मतलब क्या है। अगर उसको कंटिन्यू पावर सप्लाई मिलती है तो डेटा सेव रहेगा, अदरवाइज उसमें से डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्लियर है? फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको वोलेटाइल बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये वोलेटाइल है, इसके अंदर डेटा किस प्रकृति का है, इसके अंदर डेटा का नेचर क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है, अस्थाई, यानी कि इसमें डेटा किस तरह से सेव रहता है, अस्थाई रूप से, स्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। और इसके अंदर डेटा का नेचर कैसा है, परमानेंट है। कैसे है, परमानेंट है, यानी कि स्थाई है। तो इसके अंदर डेटा आपका स्टोर रहता है परमानेंट रूप में और इसके अंदर टेम्परेरी रूप में। तो ये भी डिफरेंस है एक। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। चलो एक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा रैम के बारे में एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो रैम है, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है, रैम की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोम। रोम के कंपेयर में स्पीड क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है, और रोम की क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू रैम। इसके अलावा और क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या होती है ये, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी रहती है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी है यानी कि रैम जो है ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ी हुई है, ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है। जबकि रोम क्या है, रोम किसके साथ जुड़ी हुई है, रोम रैम के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये डायरेक्ट सीपीयू के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये अपना डेटा किसके पास भेजती है, ये यानी कि डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये है कि ये अपना डेटा डायरेक्ट सीपीयू के पास भेजती है। रैम से डेटा डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाता है, जबकि रोम से डेटा पहले रैम के अंदर आएगा और फिर सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को। अभी उसके बाद आगे देखते हैं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ, डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट ना रहे। ठीक है, देखो डाउट एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं छोटा सा। ठीक है, डिफरेंस तो इसके 10-15 है, बहुत सारे हैं, कितने ही कर लो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो ये अपना क्या है, ये अपना है जी सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है, सीपीयू। अब सीपीयू के साथ जो मेमोरी जुड़ी रहती है, चलो अच्छे से डायग्राम बना देता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपके 2-3 इसी एक डायग्राम से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस तरह से डायग्राम बना लेना भाई, ठीक है। इसको समझना बड़े अच्छे तरीके से। ये क्या है, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर है, इसके साथ जो मेमोरी जुड़ी हुई है, ठीक है, यहां पे जो मेमोरी जुड़ी हुई है वो है कैश मेमोरी। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा ये क्या होती है। ठीक है, यहां पे हमारी क्या है, ये है हमारी रैम। ठीक है, और इसके बाद मान के चलो अपना क्या है, रोम है। इसके बाद भी आगे होता है लेकिन अभी मैं डायग्राम छोटा बना रहा हूं यहीं तक। ठीक है, अब देखो जो मेरा डायरेक्ट सीपीयू है वो डायरेक्ट रैम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर कैश मेमोरी से होते हुए रैम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखो सीपीयू डायरेक्ट रैम के साथ जुड़ा हुआ है और रैम किसके साथ जुड़ी हुई है, सीपीयू के साथ और रोम के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि सबसे पहले जो डेटा रोम के अंदर है तो रोम से डेटा कहाँ जाएगा, रैम के अंदर जाएगा, और रैम से किस में जाएगा, डायरेक्ट सीपीयू में डेटा जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सीपीयू में डेटा जा सकता है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ये जो रैम है आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, और ये क्या है आपकी पहले डेटा किसके पास भेजती है, रोम पहले
रैम के पास भेजेगी और फिर डेटा कहाँ जाएगा आपका सीपीयू के पास। अब पूछा जाए इन दोनों में से सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी है रैम और रोम में से, तो सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी है आपकी रैम है। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर कैश मेमोरी भी है, इन तीनों का अंदर आपसे पूछा जाए कि सीपीयू के सबसे नजदीक या सबसे सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी कौन सी है सीपीयू के, तो कैश मेमोरी, रैम मेमोरी या फिर रोम है, तो ऑप्शन के अगर तीनों है तो फिर आप किसको करोगे, कैश मेमोरी को करोगे। क्लियर है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशियंट है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप ये भी रख सकते हो, भाई रैम जो है, रैम को हम क्या कर सकते हैं, मूवेबल पार्ट होता है ये, इसको हम एक जगह से हटा के दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ठीक है, ये अपने सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, जबकि रैम क्या होता है, ये इस एक ही बार लगाई जाती है जब सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब उसको बनाया जाता है उसी टाइम रोम लग जाती है, उसके बाद इसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो एक ये भी आपका डिफरेंस रहता है। क्लियर है, अब रैम और रोम के बारे में मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना था कि रैम क्या है और रोम क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैम के अंदर, तो रैम के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। रैम की अगर बात करें तो रैम जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है हमारी डी रैम। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा क्या होता है एस रैम, ये स्टैटिक रैम होती है और ये क्या होती है, डायनेमिक रैम होती है। क्लियर है, ये तो आप लोगों को पता ही है। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से पूछेगा स्पीड किसकी ज्यादा है, तो एस रैम जो है इसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज्यादा होती है, डी रैम के कंपैरिजन में। तो इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड होती है भाई कम। ठीक है, एस रैम की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। एस मीन देखो, इस आप ऐसे ही बना सकते हो, एस एस का मतलब क्या होता है, स्पीड। ठीक है, और इसकी स्पीड मतलब ज्यादा है, और डी रैम का मतलब, डी का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, इसकी स्पीड कम होती है, ऐसे याद रख सकते हो जनरली, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फिर देखिए एस रैम और डी रैम से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको क्या करना पड़ता है, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इस मेमोरी को क्या नहीं करना पड़ता, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ये रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, क्यों रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता, वो भी बताएंगे। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। पॉइंट मैं सिर्फ ये आपको 5 या 6 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखवाऊंगा आपको यहाँ पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप 10-10 12-12 डिफरेंस बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको लिखवा दूंगा, बोर्ड भरवा दूंगा, आपको याद नहीं रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें करवाऊंगा। क्लियर है, अब आगे देखिए, इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, एस रैम और डी रैम के अंदर और क्या डिफरेंस है। एस रैम जो है इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होता है आपका, और इसके अंदर कैपेसिटर भी होता है, यानी कि इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं एस रैम के अंदर। लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा भाई ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी मेमोरी के अंदर किया जाता है, तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं एस रैम के अंदर। और इसके अंदर क्या करते हैं भाई, कैपेसिटर का प्रयोग। ठीक है, कैपेसिटर, CAPACIT और कैपेसिटर, स्पेलिंग देख लेना भाई, इसके अंदर क्या यूज होता है, कैपेसिटर का प्रयोग होता है इसके अंदर। क्लियर है, तो इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि डी रैम जो है, डी रैम के अंदर नंबर ऑफ कैपेसिटर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एस रैम। अगर आपसे पूछा जाए क्या डी रैम के अंदर कोई ट्रांजिस्टर लगा होता है, अगर आपसे कोई पूछ भी ले भाई क्या लगा होता है, एक भी लगा होता है, बिल्कुल लगा होता है, एक लगा होता है, 5 कैपेसिटर होते हैं। लेकिन ज्यादातर इसके अंदर क्या होते हैं, आपके ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज मुख्य रूप से किया जाता है, इसके अंदर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। क्लियर है, आपको बस इतना याद रखना है, वो आगे चल के ज्यादा डिटेल में आप लोगों को इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। जनरली आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग यहाँ पे होता है और यहाँ पे नहीं होता। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बनता है,
एस रैम और डी रैम से। ये जो होती है एस रैम, इसकी जो कैपेसिटी होती है एस रैम की कैपेसिटी, ये सिर्फ आपकी किस में होती है, ये एमबी में होती है। एस रैम किस में होती है, मेगाबाइट के अंदर होती है ये, और ये किसके अंदर होती है, ये जीबी के अंदर होती है। डी रैम किसके अंदर होती है, ये जीबी के अंदर होती है ये मेमोरी, और ये किसके अंदर होती है, एमबी के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से महंगी मेमोरी कौन सी है, तो ये जो एस रैम है ये महंगी होती है, कॉस्टली होती है। किसके कंपेयर में, डी रैम के कंपेयर में ये सस्ती होती है। ठीक है, ये महंगी होती है एस रैम, ये सस्ती होती है। ठीक है, ये आपकी स्पीड ये एमबी में होती है, ये जीबी के अंदर होती है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्लियर है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है। इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्थिर मेमोरी बोलते हैं इसको, और इसको डायनेमिक यानी कि गतिशील बोलते हैं। क्लियर है, इसके और भी डिफरेंस है वैसे तो, अभी हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। क्लियर है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। एस रैम और डी रैम के बारे में हमने देख लिया। अब डी रैम के अंदर हमने, अच्छा एस रैम के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि जो कैश मेमोरी होती है वो एस रैम से मिलके बनती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी है वो किससे मिलके बनी है, एस रैम से मिलके बनी है। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं। जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी है, ये किससे मिलके बनी है, आपकी एस रैम से मिलके बनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन और कभी कभार पूछ लिया जाता है, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी किसे बोला जाता है, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी। तो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी किसे बोला जाता है, ये भी एस रैम को बोला जाता है। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी और आपका कैशे मेमोरी, ये दोनों किससे मिलके बनी है, आपकी किससे बनती है, आपकी फ्लिप फ्लॉप या कैश मेमोरी आपकी, ये आपकी एस रैम से मिलके बनी। क्लियर है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं डी रैम की। देखो डी रैम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो डी रैम है वो जनरली कितने टाइप की होती है, वो जनरली आपकी 3 टाइप की मैंने आपको बता दी है। तो वैसे तो और भी टाइप होते हैं, लेकिन मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पे करवा रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एक होती है आपकी आर डी रैम, क्या होती है, आर डी रैम। ठीक है, एक क्या होती है, एस डी रैम, एस डी रैम। क्लियर है, और एक होती है आपकी डी डी आर रैम। अब इनकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर सबसे पहले तो। आर डी का मतलब क्या है, रैम्बस। मैंने आपको फुल फॉर्म वैसे बता दी थी लास्ट वीडियो में भी, लेकिन दोबारा से फिर बता देता हूं। लास्ट वीडियो में तो क्या, इसी वीडियो में बताई है। रैम्बस डायनेमिक, आरडी का मतलब क्या है, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका यूज पूछ सकता है, एक क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, गेम खेलने के लिए। आप गेम खेल सकते हो, ठीक है, एनिमेशन कह सकते हो, 3D एनिमेशन के लिए बड़ी हैवी होती है ये आरडी रैम। ठीक है, गेम के लिए, एनिमेशंस के लिए, 3D के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसका यूज करते हैं, ग्राफिक्स के लिए आप बोल सकते हो, तो इसका यूज करते हैं आर डी रैम का, रैम्बस डायनेमिक रैम। क्लियर है, एस डी रैम, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डायनेमिक, सिंक्रोनस डायनेमिक, और रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस डी रैम का मतलब क्या हुआ, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, ये आपने जो मोबाइल है, मोबाइल फोन्स के अंदर, पीसी के अंदर, जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, एस डी रैम का यूज करते हैं। या फिर DDR रैम, इसका भी हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, डबल डेटा रेट, DDR1, इसके 4 टाइप बताए थे मैंने, DDR2, DDR3 और DDR4। वैसे तो इन सभी मेमोरी का क्या है, जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती जा रही है इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहले DDR1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई। ठीक है, इस तरह से इनकी जो साइज है, साइज भी बढ़ रहा है आपका, और इनकी स्पीड भी बढ़ रही है DDR4 तक। ठीक है, तो DDR का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। अपने पीसी के अंदर इनको यूज करते हैं जनरली, तो ये भी आपकी रैम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने रैम के अंदर 3 चीजें पढ़ी। डी रैम जो है हमारी 3 चीजों से मिलके बनी होती है, यानी कि इसके 3 पार्ट और हैं डी रैम के। क्लियर है,
यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर आगे देखते हैं, इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रैम जो है, रैम मैंने आपको कंप्लीट वैसे करवा दी है, रैम के अंदर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रोम के बारे में, ठीक है। रोम देख लेते हैं कि रोम जो है उसके अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो रोम के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले पी रोम, क्या बताया? पी रोम जो है इसका मतलब क्या है? पी रोम का मतलब बताया मैंने आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है भाई, ये ऐसी मेमोरी है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर क्या होगा, इस मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम है, तो इस मेमोरी का जो प्रोग्राम है, इस मेमोरी के प्रोग्राम को, ठीक है, इस मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है उसको कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? इरेज नहीं किया जा सकता, या उसके अंदर कभी भी उसको एडिट नहीं किया जा सकता। इरेज या एडिट नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारे बच्चों को तो मतलब समझ में नहीं आया होगा। किया जा सकता, इस मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी के प्रोग्राम को कभी भी इरेज या एडिट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझिए क्या है। देखो, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये वो रोम है जिस रोम को मैन्युफैक्चरर के दौरान, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब इसका डिजाइन किया जाता है, जब इसको बनाया जाता है मदरबोर्ड को, तो उसी दौरान इसको इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये मेमोरी जो होती है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक बार प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं, उसके बाद इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये कौन सी होती है? पी रोम होती है, ठीक है, रोम का पार्ट है। फिर देखिए, पी रोम के बाद है ई प्रोम। इसके नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, ई का मतलब क्या है? इरेजेबल। अब इस मेमोरी के प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए, देखो यहां पे क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, इस मेमोरी के प्रोग्राम को, ठीक है। अब यहां पे क्या था, इस मेमोरी के प्रोग्राम को इरेजेबल तो है, किसकी सहायता से? अल्ट्रा वोयलेट, अल्ट्रा वोयलेट रेज, अल्ट्रा वोयलेट रेज। यानी कि ये जो मेमोरी है आपकी ई प्रोम, इस मेमोरी का जो भी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को किसकी सहायता से इरेज किया जा सकता है? पराबैंगनी किरणों की सहायता से। कौन सी किरण की बात कर रहे हैं? पराबैंगनी किरणों की सहायता से, ठीक है। तो ये किरण कौन सी है? ये किरण है पराबैंगनी, ठीक है, कहीं तुम अपनी समझ रहे हो, ये कौन सी किरण है? ये पराबैंगनी किरण है, क्लियर है। तो ध्यान रखना भाई, ये इरेजेबल यानी कि इरेज किया जा सकता है इस मेमोरी के डेटा को, किसकी सहायता से? अल्ट्रा वोयलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की सहायता से, क्लियर है। फिर देखिए नंबर 3, और इसका लास्ट टाइप है रोम का, डबल ई प्रोम। तो डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसके अंदर जो था डेटा, कभी भी प्रोग्राम को कभी भी इरेज एडिट नहीं कर सकते। इसके अंदर इरेज तो कर सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से? पराबैंगनी किरणों की सहायता से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से। अब ये देखो डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम के अंदर क्या है? इसके अंदर देखो, ध्यान से देखना है, इसके अंदर नाम आ रहा है इलेक्ट्रिकली, यानी कि इस मेमोरी के प्रोग्राम को क्या कर सकते हो आप? इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा। तो इस मेमोरी के प्रोग्राम को विद्युत तरंग भी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रिक वेव भी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रिक वेव के द्वारा, ठीक है। तो इस मेमोरी के प्रोग्राम को, कौन सी मेमोरी? डबल ई प्रोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस मेमोरी के प्रोग्राम को इलेक्ट्रिक वेव या इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत तरंगों के द्वारा, ठीक है, विद्युत तरंगों के द्वारा क्या किया जा सकता है? इरेज किया जा सकता है। अब देखो यहां पे तो इरेज हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से, और यहां पे इलेक्ट्रिक सिग्नल की सहायता से। इन दोनों में फर्क क्या है?
फर्क क्या है? इरेज तो ये भी कर रही है, इरेज तो ये भी कर रही है। अब इरेज इन दोनों कर रही है, इन दोनों में फर्क क्या है? समझ रहे हो ना बात को? क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं भाई, इन दोनों में फर्क बताओ। इरेज तो ये भी कर रही है, इरेज ये भी कर रही है, कोई नई बात थोड़ी है दोनों में। तो नई बात है तो कुछ बताओ। अब देखो नई बात क्या है इन दोनों में, वो देखते हैं। भाई इरेज तो दोनों कर रही है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एक तो है हमारे पास ई प्रोम, और एक क्या है? डबल ई प्रो। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो मेमोरी है ना, ये जो इरेज कर रही है, ये इरेज किसकी सहायता से कर रही है? यूवी रेज की सहायता से, पराबैंगनी किरणों की सहायता से इरेज कर रही है। जबकि ये इरेज किसकी सहायता से कर रही है? ये डेटा को इलेक्ट्रिक वेव के द्वारा, विद्युत तरंगों के द्वारा। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी डेटा इरेज होगा वो किस रूप में होगा? उसका नेचर क्या होगा? वो कंप्लीटली होगा, पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से डेटा को इरेज करेगी ये। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम चाहते हैं कि कुछ डेटा रह जाए और कुछ आपका इरेज हो जाए या डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर डेटा क्या होगा? पूर्ण रूप से इरेज होगा। जबकि इसके अंदर क्या है? डबल ई प्रोम के अंदर, इसके अंदर हम डेटा को इरेज कर सकते हैं बिट की फॉर्म में। ठीक है, बिट की फॉर्म का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर हम डेटा को सेक्टर बाय सेक्टर, या फिर आप कह सकते हो आप इसको फाइल बाय फाइल डेटा को क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल ई प्रोम को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। यानी कि ये फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है? ये फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है? जैसे आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है आपकी? देखो अब पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर है, या फिर आप पेन ड्राइव के अलावा आप अपनी फ्लोपी डिस्क बोल सकते हो, या आप हार्ड डिस्क बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेमोरी कार्ड बोल सकते हो, चिप जिसको बोलते हो वो बोल सकते हो। ठीक है, चिप बोल सकते हो, मेमोरी कार्ड है। अब इनके अंदर डेटा कैसे होता है? कैसे इरेज करते हो आप? अगर इसके अंदर 10 फाइलें पड़ी हैं तो आप सिर्फ एक ही फाइल को इरेज कर सकते हो, आप करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप एक फाइल को इरेज करना चाहते हो आपकी तो सारी की सारी फाइल इरेज होंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डबल ई प्रोम या फ्लैश मेमोरी के सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं ये। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेन ड्राइव जो है, फ्लोपी ड्राइव है, ये कौन सी मेमोरी के अंदर आती हैं? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम उसका क्या देख रहे थे? उसका वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे थे। ठीक है भाई, इसीलिए इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये डेटा को क्या करती है? ये अकॉर्डिंग टू चॉइस इरेज कर सकती है, और इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा कंप्लीटली इरेज होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम क्या है, रोम क्या है, इस सभी के बारे में पढ़ा। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट रहता है मेरा, कैश मेमोरी, बाकी सारा कंप्लीट है। तो देखो कैश मेमोरी का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है कैश मेमोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया था आपको, डायग्राम बताया था कैश मेमोरी का भाई। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? आपका सीपीयू होता है, यहाँ पे क्या होती है? आपकी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी लगी होती है। या फिर आपका ये किसके साथ डायरेक्ट, किसके साथ टच में होता है? रैम के साथ टच में होता है। फिर क्या होती है? आपकी रोम होती है। इस तरह से मैंने आपको डायग्राम बताया था। ठीक है, अब देखो कैश मेमोरी जो होती है वो किस किस के बीच काम करती है? ये क्वेश्चन बनता है कि कैश मेमोरी है ये किस किस के मध्य काम करती है। तो ये सीपीयू के बीच में, सीपीयू व रैम के मध्य कार्य करती है। किसके बीच में काम करती है? सीपीयू व रैम के मध्य कार्य करती है। अगर आपको रैम ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा प्राइमरी मेमोरी। क्या मिलेगा? प्राइमरी मेमोरी। यानी कि यह सीपीयू व रैम के मध्य कार्य करती है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है? तो कैश मेमोरी जो है हमारी रैम और, या फिर सॉरी, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य काम करती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बनता है। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड सीपीयू की होती है। और सीपीयू के अंदर ही क्या लगे होते हैं? रजिस्टर लगे होते हैं। सीपीयू में अंदर क्या लगे होते हैं? रजिस्टर लगे होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? अपनी रजिस्टर की होती है, या सीपीयू प्रोसेसर की होती है अपनी। उसके बाद किसकी होती है? कैश मेमोरी की होती है। और फिर किसकी होती है? रैम की होती है। और फिर किसकी होती है? रोम की होती है।
ठीक है। और रैम के अंदर भी पूछ लिया जाए भाई, रैम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था एस रैम की स्पीड ज्यादा होती है या डी रैम की होती है, तो इसके अंदर से किसकी हो जाएगी 3.1, यानी कि स्पीड ज्यादा इसकी होगी और इसमें कम किसकी होगी डी रैम की। एस का मतलब मैंने बताया था एस मीन स्पीड, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपको ये भी याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी, तो फास्टेस्ट मेमोरी आपकी सीपीयू है। ऑप्शन में सीपीयू नहीं है तो रजिस्टर मिलेगा, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कैश मेमोरी ठीक करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कैश मेमोरी से। तो कैश मेमोरी किस किस के बीच में काम करती है, ये याद रखना है आपको। कैश मेमोरी जो होती है ये क्या होती है, देखो कोई भी डेटा होता है, जैसे कैश मेमोरी का काम क्या है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऐसा डेटा है जिस डेटा की सीपीयू को बार बार रिक्वायरमेंट है, बार बार जरूरत पड़ती है सीपीयू को, तो फिर क्या करती है, कुछ डेटा क्या करती है ये मेमोरी अपने पास स्टोर कर लेती है जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब सीपीयू को क्या करना पड़ता है, वो डेटा डायरेक्ट यहाँ से प्राइमरी मेमोरी से यानी कि रैम या फिर रोम या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी मेमोरी से उठाने की जरूरत नहीं होती, उसको डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से ना उठा के क्या कर लेता है वो डेटा यहाँ से कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है डेटा, और यहाँ से उठा के डायरेक्ट क्या कर लेता है एक्सेस कर लेता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होती है फास्ट होती है, इसी वजह से यहाँ पे डेटा क्या कर लेती है एक्सेस कर लेती है। अगर मान के चलो आपका डेटा जो सीपीयू को चाहिए वो कैश मेमोरी के पास नहीं है, तो फिर कैश मेमोरी किसके पास जाएगी डेटा को ढूंढने, रैम के पास। अगर डेटा रैम के पास भी नहीं है तो डेटा कहाँ जाएगा आगे रोम के अंदर, या फिर डेटा यहाँ पर भी नहीं है तो रोम के अंदर से डायरेक्ट कहाँ जाएगा आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम मुख्य रूप से काउंट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। ठीक है, वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे टाइप है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है, तो देखो इस तरह से आपका डेटा ये क्या करते हैं एक्सेस करता है सीपीयू, तो ये आपका डेटा का चलन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कशन किया है प्राइमरी मेमोरी के बारे में कंप्लीटली, और इसके अंदर अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है, या फिर आपके डाउट जो भी हैं क्वेश्चंस आपके जो भी हैं उनको लेके आगे सारा का सारा मैटर जो भी होगा वो सेकंड जो हमारी इसकी वीडियो होगी सेकेंडरी मेमोरी की उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप अपने कमेंट भेज सकते हैं जिससे आपका और हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है। अगर आप एक कमेंट करते हो तो टीचर को बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो चाहता है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छे से प्रिपेयर होकर आए और आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।